नमस्कार। आज हम दो ऐसी तस्वीरों पर बात करेंगे जो एक ही दिन में देश के सामने आई है, लेकिन जिनके मायने और सवाल बिल्कुल अलग हैं। एक तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, जो एक बार फिर धमाके और धुएं और चीखों से कांप उठी, और दूसरी तस्वीर है लोकतंत्र के महापर्व की, जहां बिहार के चुनावी मैदान में निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल हो गए हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने सोमवार की शाम पूरे देश को एकदम झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर समझ में आए, पसंद आए तो उसे दूसरों तक भी शेयर करें। शुरू करते हैं। तारीख 10 नवंबर, वक्त शाम के करीब 6:55 यानी 7 बजे के लगभग। जगह दिल्ली का एक ऐतिहासिक लाल किला। दिन भर की भाग दौड़ के बाद ट्रैफिक धीरे धीरे रेंग रहा था। लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। जैसा कि लाल किले की तरफ पास जो है तो अक्सर शाम के वक्त बहुत भीड़ देखने को मिलती है, और शाम का एक ऐसा वक्त है जब लोग ऑफिस से वापस अपने घर की तरफ जाते हैं, और शाम को ही लोग घूमने के लिए आते हैं कि ऐतिहासिक चीजें देखने के लिए। लाल किला जैसा कि है ये ऐतिहासिक चीज, वहां पर इस तरीके की भीड़ थी कि लोग घरों की तरफ भी लौट रहे थे। तभी लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने वक्त को कुछ पलों के लिए थाम लिया। एक कार में हुआ जबरदस्त धमाका। यह धमाका कितना शक्तिशाली और कितना ताकतवर था, इसका अंदाजा आप चश्मदीद बयानों से लगा सकते हैं। एक व्यक्ति ने कांपती आवाज में बताया कि जब मैं वहां से आया तो गोश्त का लुथड़ा, कई जगह गोश्त के लुथड़े गिरे हुए, ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज आवाज कभी नहीं सुनी। मैं धमाके के डर से 3 बार गिरा और गिरने के बाद बार बार उठा, मानो जैसे लग रहा कि कहीं अर्थक्वेक आया हो। धमाके के बाद का मंजर इतना भयानक, इतना भयावह था कि जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए, और साथ ही साथ उसके आसपास की 2-3 गाड़ियां और भी उस चपेट में आ गई। इस धमाके की चपेट में आकर आसपास की खड़ी 5 से 6 और गाड़ियां एक एक करके आग के गोले में तब्दील हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी, गहरा काला धुआं, आग की लपटें और घायल लोगों की दर्दनाक चीखें थी। जब तक कि कोई समझ पाता तब तक यह हादसा कई जिंदगियों को लील चुका था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस भीषण धमाके में अब तक के 8 लोग से ज्यादा की लोगों की मौत हो चुकी है, और 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जब तक ये आप लोग को न्यूज दी जा रही है तब तक तो सिर्फ इतना है, लेकिन हो सकता है आगे और भी बढ़े। जो दिल्ली के जो लोग घायल हैं वो दिल्ली के LNJP अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, फॉरेंसिक टीमें और दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को पूरे घेर लिया गया और बचाव कार्य भी शुरू हो गया। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ ही देर में देश की सबसे बड़ी एजेंसी भी हरकत में आ गई कि आखिर दिल्ली इतनी बड़ी सिटी है, वहां पर जहां पर आम आदमी की भीड़ बहुत ज्यादा होती, वहां पर एक ही कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG की बम निरोधक टीम और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के अफसर भी घटना स्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि NIA को जांच तब सौंपी जाती है जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो या उसके पीछे किसी आतंकी साजिश का शक शुमार हो। NSG और NIA के मौके पर पहुंचना इस बात को साफ संकेत था कि सरकार इसे महज एक कार एक्सीडेंट मानकर नहीं चल रही है।
जब ये बम धमाका हुआ तो लोगों ने सोचा शायद किसी कार में से सीएनजी गैस फटी है। बहुत देर तक इसी अफरा तफरी में लोग सोच रहे थे कि शायद सीएनजी की गाड़ी थी वो फट गई है, लेकिन धीरे धीरे मामला साफ होने लगा। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद देर रात पहले घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इसके बाद वो सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए, घायलों से मिले और उनके परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री और दूसरे अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और कहा कि प्रभावितों को हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। क्या ये एक सिर्फ हादसा है या एक सोची समझी आतंकी साजिश होने की संभावना, या ये भी कह ले कि एक बड़ा तूफान आने से पहले एक खामोशी छोटी सी आंधी? जांच एजेंसी इसी सवाल का जवाब तलाश रही है और उनके शक की सुई एक बड़े और गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली का यह धमाका कोई अकेली घटना नहीं है। इसके तार पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग कोनों में हुई कार्रवाई से जुड़ते दिख रहे हैं। दिल्ली धमाके से ठीक पहले हरियाणा के फरीदाबाद और गुजरात के अहमदाबाद से कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया। उसके ठिकाने से लगभग 360 किलोग्राम विस्फोटक जो अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, एक असॉल्ट राइफल और भारी मात्रा के कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में एक और डॉक्टर आदिल अहमद का नाम सामने आया और इस मॉड्यूल से जुड़े 7 लोगों को पकड़ा गया। इन पर आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के लिए काम करने का आरोप है। ठीक उसी तरह गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को भी गिरफ्तार किया। इनके पास से विदेशी पिस्तौलें और बम बनाने के विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी मिले। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। इन आतंकियों ने दिल्ली की आजादपुर मंडी और लखनऊ में आरएसएस के दफ्तर की रेकी की थी। हालांकि एजेंसियां अभी तक इन गिरफ्तारियों का दिल्ली ब्लास्ट से सीधा कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाई हैं, लेकिन इस एंगल को सबसे ऊपर रखकर जांच की जा रही है। क्या ये सभी एक ही बड़ी साजिश के अलग अलग हिस्से थे? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली पहले भी कई बार आतंक का दंश झेल चुकी है। 2008 के सीरियल ब्लास्ट, 2005 में सरोजनी नगर और पहाड़गंज का धमाका और साल 2000 में लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट। इतिहास गवाह है कि देश की राजधानी हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। इस दर्दनाक घटना पर राजनीतिक और प्रतिक्रियाओं का आना भी स्वाभाविक ही था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर असदुद्दीन अवैसी तक सभी दलों के नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और मृतकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। ज्यादातर नेताओं ने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 3 मांगे रखी। एनआईए से जांच, मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा और राजधानी में सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल समीक्षा। लेकिन इन संवेदनाओं और मांगों के बीच कुछ बयान ऐसे भी थे जिन्होंने इस मुद्दे पर सियासत को हवा दे दी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जांच पूरी होने का इंतजार किए बिना सीधे पाकिस्तान पर उंगली उठाई और कहा कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक अलग ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा देश के गृह मंत्री अपना दायित्व छोड़कर चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल कर रहे हैं। उन्हें इस विस्फोटक की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। पप्पू यादव का यह भी बयान दिल्ली में हुए धमाके के धुएं को सीधे बिहार के चुनावी दंगल तक ले जाता है।
एक तरफ जहां देश की राजधानी धमाके से जूझ रही थी, वहीं देश का एक बड़ा राज्य लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहा था। लेकिन अब उस प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने ये आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया कि कुल कितने प्रतिशत पुरुष और कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला। उन्होंने सवाल उठाया कि अब जब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ये आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई पारदर्शिता की कमी है? दूसरा और सबसे गंभीर आरोप, तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार चुनाव में सुरक्षा के लिए जो 208 पुलिस कंपनियां तैनात की गई हैं, वे सभी बीजेपी शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आई हैं। उन्होंने पूछा कि पश्चिम बंगाल, झारखंड या तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी शासित पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा बल क्यों नहीं बुलाए गए। इस आरोप के जरिए उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा कर दिया। तेजस्वी के इन आरोपों पर एनडीए की तरफ से भी पलटवार हो गया। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इसे चुनाव आयोग का विशेष अधिकार बताया और कहा कि आयोग वहीं से फोर्स मांगता है जहां वो उपलब्ध होती है। लेकिन इन जवाबों के बावजूद तेजस्वी द्वारा उठाए गए सवालों ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह के सवाल उठाना चिंता का विषय नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इन आरोपों का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे? तो आज हमारे सामने ये 2 बड़ी तस्वीर है जो देश के मौजूदा हालात पर गहरे सवाल खड़े करती है। एक तरफ दिल्ली है जो एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सवाल यह है कि तमाम हाई अलर्ट और सुरक्षा दावों के बावजूद आतंकी अपने मंसूबों के इतने करीब कैसे पहुंच जाते हैं और इस धमाके के असली गुनाहगार कब और कैसे पकड़े जाएंगे। और दूसरी तरफ बिहार है जहां लोकतंत्र की बुनियाद यानी निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान लग गया है। सवाल यह है कि क्या हमारा चुनावी सिस्टम इतना पारदर्शी है कि उस पर कोई उंगली न उठा सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली के धमाके की जांच और बिहार के उठे चुनावी विवाद, इन दोनों ही मामलों पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और आप तक हम अपनी खबर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।